अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम सब्जेक्ट बुक बोर्ड। इसमें जो हम ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाउ magnet is produced by electric current, and in this branch also we find about the different ways of magnetic production and measure the magnetic field according to Biot and Savart law and also Ampere's law. First of all, we study about the magnet and origin of magnetism. The branch of electromagnetism means a branch of physics in which we study the magnetic properties of electricity. ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फर्स्ट टाइम 1819 में हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने एक्सीडेंटली कह दें या एक्सपेरिमेंटली कह दें, उन्होंने फाइंड किया था। उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था जो एक्सीडेंटली हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड था, इसमें कोई सर्किट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसके नजदीक कोई इत्तफाकन कंपास निडल पड़ी हुई थी। अब कंपास निडल क्या है? इंस्ट्रूमेंट which is used to measure to find the direction. For example, ये जो हमारे पास कंपास निडल है, इसमें रेड और व्हाइट कलर, दो हम कलर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हमारे पास नॉर्थ या साउथ, इसको इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लोकेशन पर अगर हमें कोई डायरेक्शन मालूम करनी है तो उस डायरेक्शन को हम इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये उस वक्त रोटेट होती है जब हम इसके नजदीक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ वर्ड अपनी जो डायरेक्शन है वो रखती है, लेकिन जब भी इसके नजदीक कोई एक्सटर्नल मैग्नेट आएगा तो ये अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है, वो अपनी जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्ट होने के जरिए से रिवॉल्व हो जाता है। तो ये इत्तफाकन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक एक कंपास निडल प्लेस थी, तो उस कंपास निडल में उस वक्त डिफ्लेक्शन आ जाती थी जब यहां से इस लूप को बंद किया जाता था, मतलब इसको कनेक्ट करते थे, उस वक्त करंट इससे फ्लो हो रहा है, और जब हम इस करंट को बंद कर दें तो ये फिर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापस आ जाता था। तो ये पहला एक क्लू मिला था हमें कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेट बाय द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पीछे अगर हम जाएं कि मैग्नेट खुद है क्या या किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द की दुनिया में, तो मैग्नेट हम ये कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ मटीरियल which attracts the other magnetic material, especially आयरन। आमतौर पर हम सबके नजदीक जो आयरन है वो ऐसा एक एलिमेंट है जो हर किसी के पास इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो हम आयरन को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते देखते हैं, या इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन है या फोर्स है वो मैग्नेट की हम ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने लिखा है स्पेशली आयरन। बाकी जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो हमारे पास तो तीन अकसाम के आ जाते हैं, फेरोमैग्नेट है, पैरामैग्नेट है, डायमैग्नेट मटेरियल है। तो ये तीन किस्म के मटेरियल जो हैं उन पर इनकी या तो अट्रैक्शन आती है पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट पर, बाकी जो डायमैग्नेट है उस पर थोड़ी सी रिपल्सिव फोर्स मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं। ये जो मैग्नेट है ये फर्स्ट टाइम कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 600 BC और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 4000 BC। तो इसमें मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ बुक्स में या मुख्तलिफ हिस्टोरिकल बुक्स में जो बातें आती हैं उसमें दो अलग अलग किस्म के राय पाए जाते हैं।
अगर हम 600 बीसी की बात कर लें या 4000 बीसी की बात कर लें, उन दोनों वक्तों में या औकात में हमें ये पता नहीं था कि चार्ज की ओरिजिन क्या है या मैग्नेट क्या है। ये बहुत ज्यादा अर्ली थी ये चीजें। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना कि किसी स्टोन में जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो मिलना एक उस वक्त के हिसाब से नई बात थी। ये कहते हैं कि बकरियां चराने वाला जो बंदा है, ये किसी जंगल में से जा रहा था, तो एक माउंटेन है मैग्नेशिया, वहां पर जब पहुंचा तो उसके जो जूते थे वो चिपक रहे थे, क्योंकि उसके जो जूते थे वो आयरन मेड थे। तो वो उस आयरनी जूतों के साथ जब उस माउंटेन मैग्नेशिया पर चढ़ा तो उसकी जो चिपक है वो जमीन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मालूम किया। अब ये ग्रीक फिलोसोफर्स के लिए भी कह रहे हैं या चाइनीज के लिए कह रहे हैं या कुछ तर्किश के लिए कहते हैं कि वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। बहरहाल एक मैग्नेशिया माउंटेन है, वहां पर हमारे पास ये जो मटेरियल है मिलता है। इस मटेरियल को हम कहते हैं लोड स्टोन। ये जो लोड स्टोन वर्ड है, ये जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, वे मीन्स डायरेक्शन, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एक्चुअली लोड स्टोन की जो मीनिंग है वो वे की या डायरेक्शन की आ रही है। अच्छा, और इसके बाद जो जो लोड स्टोन है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लोड स्टोन इज एन आयरन और with chemical formula Fe3O4। आयरन की जो ऑक्सीडेशन का जो ये एलिमेंट हमारे पास या कंपाउंड हमें मिल रहा है, इसमें ये अट्रैक्शन आ रही है। लोड स्टोन की जो मैंने आपको बताई कि इसकी जो मीनिंग है वो वे या डायरेक्शन की आ रही है, उस हिसाब से हम इसको नाम दे रहे हैं। बाकी ये एक्चुअली आयरन की एक किस्म है जिसमें ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ये जो इसकी जो डायरेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, ये हमने चाइनीज के हिसाब से मंसूब करते हैं या जो टर्की वाले हैं वो यूज करते थे फॉर द सैलिंग इन ओशंस या सीज में। जब ये सैलिंग करते थे तो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट टाइम। उस वक्त जो ये इस्तेमाल कर रहे थे डायरेक्शन के लिए, तो वो बार मैग्नेट के हिसाब से इस्तेमाल करते होंगे। अगर कोई भी हम बार मैग्नेट उठा लें जिसमें एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड हम यहां पर साउथ की रख रहे हैं, इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड यहां पर कर लें और इसको छोड़ दें, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस तरह से घूमकर खड़ा हो जाएगा, जो इसकी एक तरफ नॉर्थ की तरफ हो जाए और दूसरी तरफ साउथ की तरफ। हमेशा अगर आप एक दफा इसको ये मालूम कर रहे हैं कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ रही है, इसको जब भी अब दोबारा कभी भी छोड़ेंगे तो ये इसी तरफ आएगा, क्योंकि इसमें एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। वो क्यों है वो हम आगे चलकर पढ़ रहे हैं। नॉर्थ और साउथ ये दो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शंस हैं या पोल्स हैं वो हम यहां पर लेते हैं। इनके जो दो पोल्स हैं वो पोल्स हम क्यों कह रहे हैं इनको, अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल ये किसी मैग्नेट के हम कंसीडर यहां पर कर रहे हैं, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। अंदर कुछ स्ट्रेट लाइंस होंगी और यहां पर कुछ जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं ये कुछ इस तरह से होती हैं। यहां पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम है, और इनकी जो पोल्स हैं दोनों, यहां पर भी इनकी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की जो इंटेंसिटी है या इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो पोल हम उस चीज को कह सकते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मिले। एक्चुअली ये सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर यूनिफॉर्म होती है, इसके बाद डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है। इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो इस तरह से होती है, फ्रॉम नॉर्थ
टू साउथ, ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। लेकिन इसमें एक और बात भी याद रखिएगा कि नॉर्थ और साउथ का जो बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट हम ले लें, उसकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर से जो होगी वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी। लेकिन जब मैग्नेट में हम अंदर आते हैं तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी, लेकिन जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो फिर इसकी डायरेक्शन जो होती है वो फिर साउथ से नॉर्थ, मतलब इसकी दो डायरेक्शन हो रही है। यहां पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मिलती है और मुख्तलिफ शेप्स होंगे। एक हमारे पास ये भी है यू शेप, हम इसको नाम देते हैं, नॉर्थ एक है और दूसरा साउथ। इसकी जो पोलरिटी आएगी या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कुछ इस तरह से होगी। ये यहां पर हम नॉर्थ ले रहे हैं और दूसरा यहां पर हम साउथ। इनकी जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनती है या मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बाहर से कुछ इस तरह से आती है। बाकी जो सारी की सारी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होंगी वो अंदर से यूनिफॉर्मली कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के मुख्तलिफ शेप्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो शेप्स हैं वो चेंज होंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। हाँ, ये अलग बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी अपीयरेंस कुछ अलग अलग आ जाती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सपोजर है या लुक है वो कुछ और है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो लुक है वो कुछ और है। ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये तकरीबन 600 BC से 1819 तक हमारे पास अनसॉल्व रहे, मतलब हमने उनको यूज तो किया डायरेक्शन पर्पस के लिए कंपास निडल में, लेकिन एक्चुअली हमें उसकी ओरिजिन का जो पता है वो नहीं चला था। जब क्रिश्चियन ओरस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट सामने आया तो हमारे पास एक क्लू आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेट जो है वो एक्चुअली चार्ज की मूवमेंट से पैदा होता है। अब जो चार्ज है वो कहां कहां पर हमारे पास अवेलेबल है, चार्ज के जो वैल्यूज हैं, चार्ज किस तरह से हमारे पास मिलती है, ये भी हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट है 1819 में अवेलेबल नहीं था। 1819 में एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि एटम किस चीज का बना हुआ है या किस तरह से काम करता है। ये इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर मिला है वो 1911 में कुछ मिला है, जिसको हम रुदरफोर्ड मॉडल नाम देते हैं। उसमें कुछ पता चला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन अंदर प्रिजर्व है और इलेक्ट्रॉन गोल रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी 1911 में कुछ कॉन्सेप्ट मिला। 1819 में हमें सिर्फ एक हिंट मिली थी कि करंट फ्लो से या चार्ज के फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती है। अब हम उसको पढ़ने या समझने की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्क करती है। अच्छा, अगर चार्ज कोई हम स्टेशनरी कंसीडर कर दें, फॉर एग्जांपल कोई प्रोटॉन है, ये हमारे पास स्टेशनरी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वजूद में आएगी। इसके चारों अतराफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सिर्फ बनती है। स्टेशनरी चार्ज हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज फ्लो करती है, कोई प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, तो प्रोटॉन अगर वैक्यूम में मूव कर रहा है, मूविंग थ्रू वैक्यूम, तो उस वक्त दो फील्ड्स वजूद में आती हैं। दोनों को अगर हम रिप्रेजेंट करें आसानी के साथ तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। दीज टू फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ये एंगल बनाती हैं। और अगर कोई चार्ज कंडक्टर में से क्रॉस करती है
charge moving through a conductor. अब हमारे पास जो कंडक्टर है वो किस तरह से होता है, इसमें एटम्स होंगे और कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में इस्तेमाल हुए होते हैं, तो इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हम इनको आयन कह सकते हैं। अब अगर चार्ज कोई मूव कर रही है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड इस पॉजिटिव फील्ड में कैंसिल हो जाएगी। बाकी इनके चारों तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ये वजूद में आती है। इसका मकसद है कि जब चार्ज स्टेशनरी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज वैक्यूम में से मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और अगर चार्ज कंडक्टर में से मूव कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो यहां पर हो जाती है। अच्छा, अब ये जो चार्ज मूव कर रही है, क्या ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहां पर कंडक्टर में मूव करने के लिए है, या ये चार्ज एटम में भी अवेलेबल है? अगर हम कोई एटम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, कोई एटम ऐसा है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, यहां पर इनके यहां पर 2 कोई ऑर्बिट्स होंगे। इन 2 ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूविंग कंडीशन में होंगे। एक ऑर्बिट हमारे पास ये है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और कुछ दूसरा ये होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है। अच्छा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह से बनाएंगे कि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे में कैंसिल हो जाए। ये सिर्फ यहां पर मूव नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ इनमें एक स्पिनिंग मूवमेंट भी होती है। ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है इससे भी इनकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएंगे। और इस एटम को हम नाम दे सकते हैं कि एटम हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो ऐसे एटम्स हों जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के फॉर्म में हों, 2, 4, 6, 8, 10, तो उनमें ये जो इनकी कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आती। लेकिन कोई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एटम है, कोई ऐसा एटम है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट के सूरत में बच रही है, तो वो एक छोटे से छोटा एटम जो हमारे पास, छोटे से छोटा जो मैग्नेट है एटॉमिक लेवल का, वो हमारे पास एक डेवलप होकर आ जाता है। अब ये जो एटम है एक, ये किसी मटेरियल में अगर हम देखें, कोई हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स जो हैं, ये एटॉमिक मैग्नेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होंगे और एक ग्रुप बनाते हैं। कुछ की डायरेक्शन इस तरह से होगी और कुछ की डायरेक्शन इस तरह से होगी, कुछ की डायरेक्शन बोर्ड से बाहर की तरफ होगी, कुछ की बोर्ड के अंदर होगी, और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। मतलब हर ग्रुप की, ये जो मैग्नेटिक एटॉमिक लेवल पर मैग्नेट्स बनते हैं हमारे पास, ये छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, और इनके एक ग्रुप का जो नाम हम देते हैं इसको, वो हम नाम दे रहे हैं डोमेन। तकरीबन एक डोमेन में 10⁻12 to 10⁻18 एटम्स होते हैं। 10⁻12 to 10⁻18 एटम्स का ये जो छोटा सा ब्लॉक बनता है, इसको हम डोमेन नाम दे रहे हैं। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा देख लें कि ये डोमेन सब जो सब है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अवेलेबल है, हर किसी की डायरेक्शन अपनी अपनी है। तो इस वजह से इनकी जो रेंडमनेस है वो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको खत्म कर देती है। कोई भी मैग्नेट
मैग्नेटिज्म नेट जो है वो नहीं बनता। तो मैग्नेट हमारे पास तब वजूद में आएगा जब इन सब डोमेन्स की डायरेक्शन एक जैसी हो। ये जैसे अभी पड़े हुए हैं, ये हमारे पास ऐसे हैं जो मैग्नेट खुद हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन अभी मैग्नेट्स यहां पर नहीं है। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनके पास नजदीक लेकर आ जाएं, तो ये सब के सब जो डोमेन्स हैं यूनी डायरेक्शन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर ये इस तरह से यूनी डायरेक्शनल बन जाते हैं तो हम यहां पर इनकी डायरेक्शन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो सब के सब अंदर अलाइन हो जाएंगे। इसकी जो डायरेक्शन होगी यहां पर अंदर की तरफ जो है वो किस तरह से होगी, यहां से नॉर्थ बनेगा तो साउथ नॉर्थ आ जाएगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ और ये साउथ नॉर्थ। अब ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फॉर्म है वो भी हो सकता है। जिस तरह से आप कभी कोई मैग्नेट यहां पर ले लें और इस मैग्नेट के नजदीक कोई आयरन नेल लेकर आ जाएं, तो वो आयरन नेल इसके साथ चिपक जाता है और इस आयरन नेल के साथ दूसरा नेल भी चिपक सकता है। इसका मकसद है कि ये जो नेल है ये खुद मैग्नेट हो चुका है। अभी ये मैग्नेट जब बना तब इसको अट्रैक्ट कर सका, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट बड़ा जो ओरिजिनल है इसको रिमूव कर देंगे तो ये मैग्नेटिज्म इस आयरन नेल से भी खत्म हो जाएगी। ये जो नेल नीचे वाला है वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। इसका मकसद है कि ये जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है या मतलब परमानेंट मैग्नेट नहीं है। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकते। जो परमानेंट मैग्नेट हैं उनमें फेरोमैग्नेट आ जाता है, पैरामैग्नेट आ जाता है कभी कभी, और जो टेम्पररी नहीं है मतलब ये जो मैग्नेट्स के 3 अकसाम मैंने बताए हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बाद में पढ़ रहे हैं। लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो परमानेंट मैग्नेट रह जाते हैं, जो लाउड स्पीकर में हम इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास 3 कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, आयरन स्टील जो है वो, और इसके बाद कोबाल्ट है, निकल है। इन 3 मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। ये जो हम डोमेन की बात कर रहे हैं, ये डोमेन अगर हमारे पास इस तरह से रहे हैं जिस तरह से अभी पड़े हुए यहाँ पर, तो ये तब तक होंगे जब तक एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। इनको हम किसी छोटे बच्चों की क्लास से हम कंपेयर कर सकते हैं। कोई छोटे बच्चों का क्लास हो प्राइमरी लेवल पर, उनके ऊपर अगर कोई टीचर आ जाता है तो इस तरह से अलाइन होकर बैठ जाते हैं, शरारत खत्म हो जाती है उनकी। जैसे ही टीचर चला जाता है तो ये रेंडमली आ जाते हैं। तो ये जो रेंडमनेस है ये तब होगी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई प्राइमरी टीचर यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर प्राइमरी टीचर आ गया, कोई सख्त टीचर स्ट्रिक्ट आ गया, तो ये अलाइन हो जाते हैं। तो ये मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं उनके जो एक्चुअली डोमेन्स हैं वो थोड़ी से लेस एनर्जेटिक होते हैं। इस वजह से ये कह रहा हूं यहां पर मैं कि जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटाते हैं तो इनकी लेजीनेस होने की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। अगर इनमें एनर्जी ज्यादा हो, जिस तरह से आयरन में होती है, जो प्योर आयरन फॉर्म होता है, उसमें हम जो डोमेन्स देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो उस वक्त अलाइन हो जाते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देते हैं उसके बाद फिर वो शरारती बच्चे इस तरह से बैठ जाते हैं। इसका मकसद है कि हम इन 2 मटेरियल को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है और दूसरे टेम्पररी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज कि हम जब भी कोई मटेरियल हैंग करते हैं बार मैग्नेट, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल क्यों मतलब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मैग्नेट यहां पर ले रहे हैं बार मैग्नेट, उसकी एक डायरेक्शन ये नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ। जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं किसी थ्रेड के साथ,
ये नॉर्थ की तरफ हमेशा क्यों है, ये हमेशा सिर्फ साउथ की तरफ, ये ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं जाता, ये जो साउथ है वो हम कभी कभी इस तरफ क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे रीजन है एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कहां से आ रही है और क्यों है? क्या एक बड़ा सा मैग्नेट अंदर मौजूद है जिसमें ये है? शायद ये भी थ्योरी जहनों में साइंटिस्ट के आई होगी कि ये जो मैग्नीशियम मटेरियल है वो भी आयरन का है, शायद अंदर बहुत बड़ा आयरन ज्यादा दबा हुआ है जमीन में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर आ रही है। लेकिन एक्चुअली जब ये 1819 में ये कॉन्सेप्ट मिला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट से ये बातें आ रही हैं, तो उस वक्त ये बात क्लियर हो गई कि जमीन का जो सेंटर है, कोर, ये बर्निंग है, ये अंदर उबल रहा है। इसका जो टेम्परेचर है 5200 सेल्सियस डिग्री, कोर का मतलब जमीन के अंदर 5200 सेल्सियस डिग्री पर अंदर जो भी मटेरियल है वो पिघला हुआ है और उसमें आयंस अवेलेबल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की जो हरकत है वो भी बहुत ज्यादा है, मूवमेंट वो भी हमें ज्यादा मिल रही है। और उस आयंस की मूवमेंट की वजह से एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहां पर। अगर हम जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको छोड़कर फिलहाल ज्योग्राफिकल नॉर्थ वगैरह लें तो ये हो जाता है, हम इसको नाम दे रहे हैं नॉर्थ और इसको हम साउथ, और इनके नजदीक लिख लें जियोग्राफिकल, यहां पर भी जियोग्राफिकल। ज्योग्राफिकली जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो ये आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे पास मैग्नेट की जो साउथ आ रही है वो ये है, हम इसको नाम दे रहे हैं यहां पर साउथ और नजदीक लिख रहे हैं मैग्नेटिक, और यहां पर ये आ रहा है नॉर्थ और मैग्नेटिक। अगर हम इस मैग्नेट को जिसका नॉर्थ है ये इस तरफ फ्रीली सस्पेंड करने से आ रहा है, खड़ा हो रहा है इस तरह से, तो इसका मकसद है ये जो नॉर्थ इस तरफ आ रहा है जमीन के